अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से आज का जो लेक्चर है वो एक कंपैरिजन है आप लोगों के बुक में कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। लेकिन डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने तीन चीज़ों को कंपेयर करना होगा, कंडेंसेशन रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन और तीसरा है हाइड्रेशन रिएक्शन। क्योंकि कुछ लोग जो है कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस में तो फ़र्क कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन और हाइड्रेशन रिएक्शन में फ़र्क नहीं कर सकते। लिहाजा मैं बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आप लोगों को आज का लेक्चर डिस्प्ले करूंगा इंशाल्लाह। सबसे पहले हम आते हैं जनाब यारी कंडेंसेशन रिएक्शन। एक्चुअली कंडेंसेशन रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हम छोटे मॉलिक्यूल को कंबाइन करते हैं और उनसे लार्जर बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। यहाँ पे मैं जिस छोटे मॉलिक्यूल का जिक्र करता हूँ ना, दीज स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मोनोमर्स, या हम इसको बोलते हैं माइक्रोमोलिक्यूल। सो हम बोल सकते हैं कि मोनोमर को चेंज करना पॉलीमर्स में, तो ऐसे रिएक्शंस को हम नाम देते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। या जिस रिएक्शन में माइक्रोमॉलिक्यूल या मोनोमर्स या स्मॉलर मॉलिक्यूल को हम कन्वर्ट करते हैं पॉलीमर में या लार्जर मॉलिक्यूल में या मैक्रोमॉलिक्यूल में, सो सच रिएक्शंस इन आवर बॉडी आर कॉल्ड कंडेंसेशन रिएक्शन। द प्रोसेस या रिएक्शन इन विच स्मॉलर मॉलिक्यूल, जिसको मोनोमर्स या माइक्रोमॉलिक्यूल्स भी हम बोलते हैं, जॉइन, उसको जॉइन करना, मिलाना और उनसे लार्जर मॉलिक्यूल बनाना। लार्जर मॉलिक्यूल के लिए हम पॉलीमर और मैक्रोमॉलिक्यूल का वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो मैंने लेकिन कहा ना, ये बहुत गौर से सुनिए। कंडेंसेशन रिएक्शन में आपने छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल तब बनाना है, एक रूल है, कंडीशन है कि आपने कंडेंसेशन रिएक्शन के दौरान वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना होगा। आपने इस रिएक्शन में डिहाइड्रेशन करवाना होगा, तभी हम कंडेंसेशन रिएक्शन को डिहाइड्रेशन का नाम भी बोल सकते हैं। सो कंडेंसेशन रिएक्शन में वाटर के रिमूवल की मदद से छोटे मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करना बड़े मॉलिक्यूल में, सच रिएक्शंस इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड कंडेंसेशन रिएक्शन। साथ हमने एमसीक्यूज भी करवाना होगा। कंडेंसेशन रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। कंप्लीट नाम अगर हम लिखे तो वो है जनाब याली डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस मतलब कि आप जिन छोटे मॉलिक्यूल को कंबाइन करेंगे तो उनके कॉम्बिनेशन के लिए आपने छोटे मॉलिक्यूल से वाटर को रिमूव करना होगा। सो इन वाटर के रिमूवल से छोटे मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड बनाएंगे और सिंथेसिस मीन पॉलीमर की सिंथेसिस होगी, बड़े मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होंगे। सो डिहाइड्रेशन का मतलब है छोटे मॉलिक्यूल से वाटर को रिमूव करना और सिंथेसिस का मतलब है पॉलीमर का बनना, बड़े मॉलिक्यूल का बनना। तो वाटर के रिमूवल से छोटे मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करना बड़े मॉलिक्यूल में, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कंडेंसेशन रिएक्शन। अब ये होगा कैसे, हम इंशाल्लाह इसको कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। लेकिन पहले एक और एमसीक्यू भी आप लोग बड़े गौर से सुनिए। यहां पर मैंने कुछ रिएक्शंस लिखे हैं ना, अगर ईटा में आ जाए कि ये रिएक्शंस कौन से हैं, कंडेंसेशन है, हाइड्रेशन है या हाइड्रोलिसिस है, सो ऑल दीज रिएक्शन आर कंडेंसेशन रिएक्शन। एमाइनो एसिड कन्वर्ट इनटू प्रोटीन। एमाइनो एसिड छोटे मॉलिक्यूल है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। जब भी छोटे मॉलिक्यूल को ज्वाइन करके बड़े मॉलिक्यूल बनाया जाता है, कंडेंसेशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोटाइड्स को चेंज करना न्यूक्लिक एसिड में, सो आप देखिए मोनोमर्स को चेंज किया जाता है पॉलीमर्स में, कंडेंसेशन रिएक्शन ये भी है। ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड से लिपिड्स का बनाना, ये भी मोनोमर्स को पॉलीमर्स में कन्वर्ट करना है, कंडेंसेशन रिएक्शन ये भी है। मोनोसैकेराइड्स को ज्वाइन करके उनसे पॉलीसैकेराइड्स बनाना, ये भी हमारे पास ऐसा है कि हमने छोटे मॉलिक्यूल को बड़े मॉलिक्यूल में चेंज किया। ये सारी रिएक्शंस आपके पास है कंडेंसेशन रिएक्शन। अब हम एक मिसाल, एक एग्जाम्पल के जरिए से समझने की कोशिश करते हैं कि कंडेंसेशन रिएक्शन में छोटे मॉलिक्यूल को मिलाने के लिए वाटर को रिमूव कैसे किया जाता है और कैसे बड़े मॉलिक्यूल को बनाया जाता है। तो मैंने लिया है एक एग्जाम्पल जिसमें मैंने आपको समझाना है कि मैं कैसे दो एमाइनो एसिड को आपस में मिलाऊंगा और कैसे दो एमाइनो एसिड को मिलाने के बाद एक लार्जर मॉलिक्यूल बनाऊंगा जिसको डाईपेप्टाइड कहते हैं। यहाँ पे जो डाई है ना, याद रखिए ये नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड को इंडिकेट नहीं करता है। कुछ बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। डाईपेप्टाइड में डाई का मतलब है टू एमाइनो एसिड, ये एमाइनो एसिड के नंबर को इंडिकेट करता है। तो डाईपेप्टाइड मीन अ चेन ऑफ 2 एमाइनो एसिड इज कॉल्ड डाईपेप्टाइड, अ चेन ऑफ 3 एमाइनो एसिड इज कॉल्ड ट्राईपेप्टाइड एंड सो ऑन। अब यहां पर आप देखें, मैंने इन दोनों एमाइनो एसिड को मिलाना है और इनसे मैंने एक लार्जर मॉलिक्यूल बनाना है जिसको मैं नाम दूंगा डाईपेप्टाइड। तो मैंने ये कहा कि कंडेंसेशन रिएक्शन के दौरान आपने डिहाइड्रेशन जरूर करवाना है, आपने वाटर को रिमूव करना है। लेकिन वाटर को आपने रिमूव कैसे करना है,
यहां पर आप देखिए दो अमीनो एसिड है, दो मोनोमर है, तो आपने हर एक मोनोमर से वाटर को रिमूव करना है। एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये बात बिल्कुल गलत है। आप लोगों ने हर एक मोनोमर से वाटर का आयन रिमूव करना होगा। आप लोग देखिए वाटर के अंदर दो बेसिक आयन्स होते हैं ना, मतलब जब भी आप वाटर को आयनाइज करते हैं तो आयनाइजेशन के बाद वाटर से एक हाइड्रोजन बनता है और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH बनता है। तो जब भी मैं कहूं कि मैंने डिहाइड्रेशन करवाना है तो बेसिकली मैंने दोनों मोनोमर से वो आयन्स को पिक करना होगा। इस अमीनो एसिड से मैंने लेना है OH, ठीक है ना, ये बेसिकली कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। याद रखिए हर एक अमीनो एसिड में सेंट्रल कार्बन होता है जिसको अल्फा कार्बन कहते हैं और कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं। तो अमीनो एसिड में कार्बन एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, दूसरा अल्काइल ग्रुप के साथ, तीसरा बॉन्ड इमाइनो ग्रुप के साथ, जबकि कार्बन चौथा बॉन्ड बनेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ। जब भी दो अमीनो एसिड आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो दोनों अमीनो एसिड के दो डिफरेंट ग्रुप आपस में फेस करेंगे। कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड विल फेस इमाइनो ग्रुप ऑफ अनदर अमीनो एसिड। तो जाहिर बात है इमाइनो ग्रुप के साथ तो OH है नहीं, तो हमने इनसे H लेना है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ सेकंड अमीनो एसिड से हमने OH को कलेक्ट करना है। यही OH और H जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो इनसे वाटर बनेगा। तो यहां पर इसका कंसेप्ट यह है कि H और OH को रिमूव करना ऐसा है कि हमने वाटर को रिमूव किया। तो जाहिर बात है जब भी आप यहां से OH और यहां से H रिमूव करेंगे तो कार्बन और नाइट्रोजन के पास एक एक बॉन्ड बनाने का गुंजाइश पैदा हो जाएगा। तो यहां पर कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा इसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और जब भी पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से दो अमीनो एसिड आपस में लिंक हो जाते हैं सो द स्मॉल चेन ऑफ दिस टू अमीनो एसिड इज कॉल्ड डाइपेप्टाइड। और अगर ईटा में MCQs आ जाए कि पेप्टाइड बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश, ऑप्शन नंबर A CC CO CH या CN, तो याद रखें पेप्टाइड बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय CN बिकॉज पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन टू अमीनो एसिड इज फॉर्म बिटवीन द कार्बन ऑफ वन अमीनो एसिड एंड नाइट्रोजन ऑफ अनदर अमीनो एसिड। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQs के बारे में भी जाते हैं क्योंकि ये ईटा और NMDK या NEMS टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, वो एंजाइम डेट मेक पेप्टाइड बॉन्ड, दो अमीनो एसिड के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड कौन बनाता है? तो जाहिर बात ये एंजाइमेटिक रिएक्शन है, यहां पे कोई ना कोई एंजाइम तो होगा। इस एंजाइम का नाम है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम। द नेम ऑफ दिस एंजाइम, जो दो अमीनो एसिड के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम। नेक्स्ट MCQs, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम आर डैश इन नेचर। यहां पर तो 99.99% लोग गलती करते हैं, वो लिखते हैं प्रोटीन इन नेचर, क्योंकि बस आप लोगों ने पढ़ा होगा जी एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, अल्लाह के बंदो पेप्टाइडल ट्रांसफरेजेस वो एंजाइम होते हैं जो एज एक्सेप्शनल एंजाइम्स है। एक्सेप्शंस का मतलब ये है ये वो एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीनेशियस इन नेचर नहीं है, ये RNA से बने होते हैं। इट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ RNA। तो याद रखें कुछ RNA भी कैटालिटिक एक्टिविटी रखते हैं जिस तरीके से पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम्स है, तो ये इनका कैटालिटिक एक्शन है, एंजाइमेटिक एक्शन है, क्योंकि ये RNA इन नेचर है और इसी RNA की वजह से पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम कहाँ पर बनता है? तो जाहिर बात है राइबोसोम्स में होते हैं। तो ये एंजाइम राइबोसोम्स में पाए जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन जब बनते हैं तो वो अमीनो एसिड के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से बनते हैं। सो अमीनो एसिड के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन और प्रोटीन के सिंथेसिस राइबोसोम के अंदर ही होती है। तो यही एंजाइम्स राइबोसोम के अंदर होते हैं। और नेक्स्ट MCQ है पेप्टाइडल ट्रांसफरेजेस आर आल्सो कॉल्ड, इसको हम राइबोजाइम्स भी बोलते हैं क्योंकि ये एंजाइम राइबोसोम्स के अंदर होते हैं। सो दिस एंजाइम्स आर आल्सो कॉल्ड राइबोजाइम। अगर ईटा में MCQ ये आ जाए कि हमारी बॉडी में जो 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होते हैं वो अमीनो एसिड जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमारी बॉडी में इस्तेमाल होते हैं, तो ऐसे अमीनो एसिड को स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कहा जाता है। इनमें सबसे छोटा अमीनो एसिड ग्लाइसिन है। सर ग्लाइसिन सबसे छोटा अमीनो एसिड क्यों है? याद रखें ग्लाइसिन अमीनो एसिड में अल्काइल ग्रुप नहीं है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप के जगह पर ग्लाइसिन अमीनो एसिड में हाइड्रोजन होता है, तो इसको हम फिर नाम देंगे ग्लाइसिन अमीनो एसिड। तो अगर ईटा में ये भी आ जाए कि वो कौन सा अमीनो एसिड है जिसमें अल्काइल ग्रुप R ग्रुप एब्सेंट होता है, तो वो ग्लाइसिन ही तो है, क्योंकि H अल्काइल ग्रुप से छोटा मेंबर है, लिहाजा ये सबसे छोटा अमीनो एसिड है। नेक्स्ट MCQ, सेकंड स्मॉलेस्ट
अमाइनो एसिड आफ्टर ग्लाइसिन, ग्लाइसिन के बाद दूसरे नंबर पे छोटा अमाइनो एसिड कौन सा है, तो वो एलेनिन है, क्योंकि एलेनिन में यहाँ पर हाइड्रोजन के जगह पे आर ग्रुप का सबसे छोटा मेंबर होता है जिसको हम मीथाइल का नाम देते हैं। तो अगर आर ग्रुप का सबसे छोटा मेंबर यहाँ पर होगा CH3 मीथाइल, इसको फिर हम एलेनिन का नाम देते हैं। और अगर एमसीक्यू में ये आ जाए कि 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड में सबसे लार्जेस्ट बड़ा अमाइनो एसिड कौन सा है, तो वो है ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टो, T फॉर टॉल, ट्रिप्टो, ये सबसे लंबा सबसे बड़ा अमाइनो एसिड है ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड, क्योंकि इसका जो आर ग्रुप है ये बेसिकली काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। वो इंशाल्लाह हम इस यूनिट में आगे पढ़ेंगे प्रोटीन वाले लेक्चर में, ठीक है जी। अच्छा, अगर एमसीक्यू में ये भी आ जाए ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये 20 अमाइनो एसिड में वाहिद ग्लाइसिन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसका जो सेंट्रल कार्बन है, ये वाले अल्फा कार्बन, ये एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। एसिमेट्रिक कार्बन उससे कहते हैं कि ये कार्बन जो 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो एसिमेट्रिक कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं। और ग्लाइसिन में जो सेंट्रल अमाइनो एसिड है, तो आप देखिए इसमें 2 मरतबा हाइड्रोजन रिपीट हुआ है, लिहाजा ग्लाइसिन का जो सेंट्रल कार्बन है इसका ये वाला कार्बन एसिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर H की जगह पे कोई डिफरेंट मेंबर होता तभी हम इसको एसिमेट्रिक कार्बन का नाम देते। तो ये भी एमसीक्यूज आप लोग जहन में याद रखिएगा। अब कंडेंसेशन रिएक्शन के बाद है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, जो बिल्कुल इसका उल्टा है। कंडेंसेशन में हम छोटे मॉलिक्यूल से बनाते हैं बड़े मॉलिक्यूल, हाइड्रोलिसिस में हमने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ना होगा, छोटे मॉलिक्यूल्स को हमने बनाना होगा, लिहाजा हाइड्रोलिसिस में पॉलीमर से हम मोनोमर्स बनाएंगे। यहाँ पर हम डिहाइड्रेशन करते हैं, यहाँ पे हम वाटर को रिमूव करते हैं, जबकि यहाँ पर हमने वाटर की एडिशन करवानी होगी। तो वाटर की एडिशन से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ना और उनसे छोटे मॉलिक्यूल को बनाने वाले रिएक्शन को हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन का नाम देंगे। प्रोसेस या रिएक्शन इन विच पॉलीमर जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं आर ब्रोकन डाउन, टूट जाते हैं इनटू मोनोमर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में बाय द एडिशन ऑफ वाटर, वाटर की मदद से, वाटर के एडिशन की वजह से। तो सच रिएक्शंस या प्रोसेस आर कॉल्ड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो आप लोग देख रहे हैं ये बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है, कंडेंसेशन का टोटली अपोजिट प्रोसेस है। अभी यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल लिया है ना, वो यहाँ पर हम रिवर्स करते हैं। हमने यहाँ पर 2 अमाइनो एसिड से बनाया था कंडेंसेशन में डाइपेप्टाइड, जबकि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में यही डाइपेप्टाइड को हम स्प्लिट करते हैं 2 सेपरेट अमाइनो एसिड में। तो आप देखिए दिस इज अ डाइपेप्टाइड, ये जो रेड लाइन है ना, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, इसको हमने तोड़ना होगा, लेकिन फिर भी 2 कंप्लीट अमाइनो एसिड हम तब बनाएंगे जब यहाँ पर वाटर ऐड करेंगे। तो ये जो वाटर ऐड होता है ना, ये आयन फॉर्म में ऐड होगा, H और OH आयंस के फॉर्म में ऐड होगा। तो जब ये पेप्टाइड बॉन्ड हम यहाँ पे स्प्लिट करें हाइड्रोलिसिस में, तो यहाँ पर आप लोग देखें पेप्टाइड बॉन्ड तो टूट गया, तो OH इधर आएगा, एक अमाइनो एसिड में कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, और ये जो H आयन है ये दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप में नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा। सो 2 कंप्लीट फॉर्म में हमारे पास अमाइनो एसिड बन गए। तो यहाँ पर ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस है। अब हम कुछ एमसीक्यूज़ में आते हैं। अगर ईटा में आ जाए कि जनाब याली कंडेंसेशन रिएक्शन में जो एंजाइम इस्तेमाल होते हैं, उस एंजाइम्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लाइगेजेस। लेकिन हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस में जो एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं, उस सारे एंजाइम्स के ग्रुप को हम नाम देते हैं हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलेजेस में फिर प्रोटीएसेस आते हैं, प्रोटीन्स को तोड़ना, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ना, न्यूक्लियेसेस, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ना, लाइपेजेस और लिपिड्स को तोड़ना। ठीक है, अब लास्ट में एक चीज़ है जिसको आप लोगों ने समझना है कि सर हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में भी वाटर की एडिशन होती है और हाइड्रेशन में भी वाटर की एडिशन होती है, लेकिन बेसिक डिफरेंस ये होता है कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में वाटर की एडिशन के साथ हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को स्प्लिट करते हैं ताकि छोटे मॉलिक्यूल बने। हाइड्रेशन रिएक्शन में वाटर ऐड होता है लेकिन लार्जर मॉलिक्यूल टूटते नहीं, लार्जर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग नहीं होती है, यहाँ पर हमारे पास कोई मोनोमर्स नहीं बनते हैं। सो याद रखें कि वो रिएक्शन जिसमें वाटर ऐड होगा बट नो ब्रेक डाउन ऑफ पॉलीमर, लेकिन पॉलीमर की स्प्लिटिंग नहीं होगी, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड हाइड्रेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हम कॉपर सल्फेट ले लें और इसके साथ वाटर ऐड करें, तो ये वाटर की एडिशन से कॉपर सल्फेट टूटेगा नहीं बल्कि ये इसका हिस्सा बनेगा। सो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड वाटर मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, एक मिक्सचर बनेगा जो ब्लू इन कलर होगा। सच ब्लू कलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड
विट्राइओल। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ टुडे लेक्चर फॉर यू पीपल। प्लीज़ इस टॉपिक को सुनिए, फिर भी अगर कोई मसला है कमेंट बॉक्स में आप लोग मेरे से पूछें और प्लीज़ सपोर्ट मुझे करें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए इसके बाद भी बहुत ज़बरदस्त और आसान किस्म के वीडियोस लेकर आऊँगा। जितने भी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स है वो इंशाल्लाह मैं बहुत ही आसान वे में आप लोगों को प्रेजेंट करूँगा। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।